हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो आज हम काउंटर साइक्लिकल और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द प्लेलिस्ट। ठीक है, सो यहाँ से देख लेते हैं कि फाइंडिंग जो है प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज में हमें क्या मिलता है कि डेथ सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। ठीक है, तो डेथ सस्टेनेबल है या नहीं ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल पे, IRGD पे। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है ग्रोथ रेट से कम है तो डेथ सस्टेनेबल है। मीन्स क्या कि अगर हम कर्ज ले रहे हैं और उसका इंटरेस्ट रेट जो भी है और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, अगर ग्रोथ ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम है तब तो डेथ सस्टेनेबल है ना। हमने कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद अगर इंटरेस्ट ही ज़्यादा है, जितना फ़ायदा हमें होना था उस पैसे से नहीं हुआ, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है तो डेथ तो अनसस्टेनेबल हो गया। ठीक है, तो इंडिया में ग्रोथ इंश्योर्स डेथ सस्टेनेबिलिटी, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब क्या है कि अगर ग्रोथ अच्छा है तो डेथ सस्टेनेबल है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ IRGD इन इंडिया, तो IRGD एक्सपेक्टेड टू स्टे नेगेटिव, कि IRGD क्या होना चाहिए? एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेगेटिव रहना चाहिए। ग्रोथ ओरिएंटेड फिस्कल पॉलिसी विल लोअर डेथ टू GDP रेशियो। ठीक है, कि अगर ग्रोथ ओरिएंटेड फिस्कल पॉलिसी होगी तो वो क्या करेगी? लो करेगी डेथ टू GDP रेशियो को। ठीक है, हैंस ड्यूरिंग डाउन टर्न्स जैसे कि कोविड-19 में काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को क्या किया गया था? रिकमेंड किया गया था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे IRGD के बारे में, एंड जो है काउंटर साइक्लिकल एंड प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को समझते हैं। ठीक है, तो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी ये क्या करता है? स्मूथ इकोनॉमिक साइकिल, जो इकोनॉमिक साइकिल है उसको स्मूथ करता है। क्रिटिकल ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, अगर हायर फिस्कल मल्टीप्लायर्स है तो उस टाइम ये क्या करता है? स्मूथ करता है साइकिल को। क्योंकि काउंटर साइक्लिकल का क्या मतलब है? हमने काउंटर साइक्लिकल को अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट में काम करना। देन प्रो साइक्लिकल पॉलिसी जो है इससे और इंक्रीज वॉलेटिलिटी हो जाएगी। अगर सपोज कि अगर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी का बुरा हाल है और अगर फिर क्या कर रहे, तो अगर इकोनॉमी बुरे हाल में है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, टैक्स रेट को कम करेगी, ताकि जो है क्या हो सके, इससे हमारी इकोनॉमी में सुधार हो सके। अब अगर ऐसा है कि इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत नीचे चल रही है और टैक्स बढ़ाया जा रहा है, खर्च नहीं किया जा रहा है इकोनॉमी में, तो प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रो साइक्लिकल पॉलिसी है, तो प्रो साइक्लिकल पॉलिसी से वॉलेटिलिटी बढ़ती है और इससे लोअर ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का बेनिफिट क्या है? ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे अगर आपने मेरी पहले लेक्चर को इस चैप्टर का देखा होगा तो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को आपको रेफर करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सो बेनिफिट्स ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का बेनिफिट क्या है? ये रिड्यूस करता है आउटपुट वॉलेटिलिटी को। ठीक है, और ये मेंटेन रखता है स्टीडी ग्रोथ पाथ की, एक जो है ग्रोथ अच्छे से एक होने लगे, मेंटेन रहे, इस तरीके से ग्रोथ होता ही रहे। ठीक है, और इंडस्ट्रीज ग्रो फास्टर इन आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी अंडर काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। तो अगर काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी है तो इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करेगी। नेक्स्ट, ग्रोथ वर्सेस डेथ रिलेशनशिप। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इंडिया में अगर हायर GDP ग्रोथ है, ठीक है, तो क्या लोअर डेट टू GDP रेशियो है। मीन्स अगर GDP ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं? लोअर डेट टू GDP रेशियो है। ठीक है, नो द अदर वे अराउंड। ठीक है, अगर ग्रोथ ज़्यादा होगा तभी तो लो होगा डेथ टू GDP रेशियो। ठीक है, सिर्फ डेथ कम होगा, कर्ज कम होगा, उससे अकेले कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उससे बूस्ट नहीं होगा ग्रोथ, उसके लिए क्या होना चाहिए? हाई GDP ग्रोथ भी होना चाहिए। तो डेथ टू GDP रेशियो क्या है इसको देख लेते हैं कि ये क्या है? मेजर्स आ कंट्रीज टोटल डेथ रिलेटेड टू इट्स GDP, कि GDP कितना है और कितना कर्ज है। ठीक है, तो ये डेट टू GDP रेशियो क्या है कि कंट्री का कितना टोटल कर्ज है और कितना जो है हमारा GDP है। फॉर्मूला क्या है? टोटल डेथ बाय GDP इंटू 100।
तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर रेशियो हाई है, हाई डेथ टू जीडीपी रेशियो है, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री हैज़ हाई डेथ रिलेटिव टू इट्स इकोनॉमिक आउटपुट, कि जितना इकोनॉमिक आउटपुट आ रहा है उससे ज़्यादा क्या है, कर्ज है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी जो है फेस किया जा सकता है पैसे को पेमेंट करने में और फाइनेंस करने में फ्यूचर डेथ को। देन लो रेशियो अगर है तो कंट्री के पास क्या है, जिसकी लो डेथ है कंपेयर टू इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, कि इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा है, कर्ज कम है, तो ये मोर मैनेजेबल डेथ लेवल्स है और लेस रिस्क ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल है। मीन्स क्या है कि अगर आपकी कमाई ज़्यादा है और आपका कर्ज कम है तो इसका मतलब ये सस्टेनेबल है, ये यहाँ पे ट्रबल कम होगा। अब अगर आपकी कमाई 1 रुपये है और आप 2 रुपये पे ही कर रहे हो कर्ज में, तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होना चाहिए, लो रेशियो होना चाहिए। अगर लो है तो इसका मतलब हाइयर जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है। अगर लो है डेट टू जीडीपी रेशियो तो हेल्दी है इकोनॉमी और लेस स्ट्रेंस किसके ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है। और हाई डेट टू जीडीपी रेशियो है तो यहाँ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का रिस्क है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होगा डेथ को भरने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये कब होता है, अगर सप्लाई जो है सेविंग का क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रही है। तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा बोरो कर रही है तो फंड का डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड जब बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो प्राइवेट जो भी इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टर को लोन लेना भारी पड़ रहा है उनका, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो उनके पास लोन नहीं आएगा तो वो फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डिस्करेज हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्राउडिंग आउट कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्राउडिंग आउट कब होता है, जब गवर्नमेंट ही ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या हो जाएगा, क्राउडिंग आउट, ठीक है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसका रिलेशन देख लेते हैं, क्राउडिंग इन वर्सेस क्राउडिंग आउट। इन इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कर सकती है, बूस्ट कर सकती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ क्राउडिंग इट आउट, ठीक है। तो इंडिया के केस में क्या हो सकता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो सकता है, इंस्टेड की प्राइवेट जो है प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया जाए, आउट ही कर दिया जाए, क्राउडिंग आउट। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होता है, इंक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड, और इससे फिर प्राइवेट सेक्टर जो है, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी टू मीट डिमांड, ठीक है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में क्या हो सकता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है तो बूस्ट हो सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, यूटिलाइजेज अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज की जो रिसोर्सेज जो है अनएम्प्लॉयड है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, प्रोडक्टिव यूज़ किया जा सकता है। इसका हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा तो हाइयर एग्रीगेट डिमांड होगा और हाइयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। एक तो हमने ये समझा कि क्राउडिंग आउट का क्या है, आपको बेसिकली क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये तब हो सकता है कि अगर सप्लाई ही फिक्स है, सेविंग फिक्स है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रही है और यहाँ पे फंड का इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। ये हो गया कि गवर्नमेंट सेक्टर ने इतना बोरो किया कि प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट कर दिया, ठीक है। ये तो ये हो गया। देन क्राउडिंग इन वर्सेस क्राउडिंग आउट, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कुछ जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है बूस्ट हो सकता है, ये हमने देखा। देन सेक्टर्स विथ लार्ज फिस्कल मल्टीप्लायर्स, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे सेक्टर है जिनका क्या है, लार्ज फिस्कल मल्टीप्लायर है। ये जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सेक्टर में, तो सिग्निफिकेंटली क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्राउड इन होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ना कि क्राउड आउट होगा, ठीक है। अगर जैसे लार्ज सेक्टर, जैसे लार्ज फिस्कल मल्टीप्लायर, तो फिस्कल मल्टीप्लायर मीन्स क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मनी आ सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट खर्च करती है तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का क्राउड इन हो सकता है, ठीक है। तो रिसेंट रिसर्च फाइंडिंग्स में क्या देखा गया है कि अगर रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज है तो सप्लाई ऑफ सेविंग्स एक्सपेंड्स विथ इनकम ग्रोथ, तो अगर जो है रैपिडली ग्रोइंग कोई इकोनॉमी है तो सप्लाई जो है सप्लाई ऑफ सेविंग जो है एक्सपेंड करता है अगर इनकम जैसे जैसे आता है, ठीक है। तो सेविंग क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ग्रेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग से अगर
ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ज़्यादा सेविंग हो रहा है, ठीक है, स्पेशली ड्यू टू फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और हाइयर सेविंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करता है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में पब्लिक स्पेंडिंग में क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या हो रहा है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पे अगर सरकार खर्च कर रही है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लीमेंट करेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर डेवलप्ड कंपनीज़ है, ठीक है, और पब्लिक यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर में स्पेंड किया जा रहा है, तो हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया जाए, क्राउड आउट कर दिया जाए। क्राउड आउट और क्राउड इन का मीनिंग जो है आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ क्राउड आउट एंड व्हाट इज़ क्राउड इन, ठीक है। देन इंडियाज़ एक्सपीरियंस अगर देखें तो नो एविडेंस ऑफ क्राउडिंग आउट इन इंडियाज़ पोस्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो अभी तक क्या देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के खर्च करने से यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर जो है खर्च नहीं कर पा रही है। इंडिया के केस में अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है, खर्च कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हमने देखा। देन अगर हम ट्रेंड देखें फिस्कल डेफिसिट में सेंटर और स्टेट का, ठीक है, हमने FRBM एक्ट वगैरह पढ़ लिया कि कितना फिजिकल डेफिसिट वो रखने के लिए कह रही है, थोड़ा बहुत डेविएशन लिमिट उसमें क्या था, और सरकार का कितना कर्ज हो सकता है, जनरल जो है कितना हो सकता है, और सेंटर और स्टेट का मिलाकर कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर हम फिजिकल डेफिसिट देखें 22-23 में कितना है, 6.4% फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंटर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, ठीक है। तो ये सेंटर का है फिजिकल डेफिसिट, मतलब कितना, 6.4% तक। अभी का रिसेंट भी जो है सारी चीज़ें आ गई होगी, इवन इकोनॉमी सर्वे वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको रिसेंट डेटा जो है मिल जाएगा। तो डेटा के लिए ऐसा कोई खास परेशान नहीं होना है। तो हम ये देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट का ग्राफ कुछ ऐसे जो है। तो 2021 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि फिजिकल डेफिसिट जो है सेंटर का और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आफ्टर कोविड के बाद इधर हमें घटते हुए ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन कोविड के बाद फिर क्या होता है, ये बढ़ जाता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद फिर ये डाउन आ रहा है एंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। देन हमें नेक्स्ट देखना है बोरोइंग बाय सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 292 और 293 में जो है बोरोइंग के बारे में सारी की सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो बोरोइंग पावर आर्टिकल 292 में सेंटर का बोरोइंग पावर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है कितना अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जितना स्पेसिफाई किया जाएगा उतना जो है गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। और सेंटर जो है बोरो कर सकती है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से सेंटर को बोरो कर सकती है। देन आर्टिकल 293 के अंदर स्टेट्स बोरोइंग पावर, स्टेट जो है क्या कहाँ से कितना बोरो कर सकती है देखते हैं। स्टेट कैन बोरो ओनली फ्रॉम इंटरनल सोर्स, स्टेट जो है बाहर से, बाहर की कंट्री से या दूसरे जगह से बोरो नहीं कर सकती है, वो सिर्फ सेंटर कर सकती है। स्टेट जो है इंटरनल सोर्स से ही बोरो करेगी। और प्रायर अप्रूवल जो है सेंटर का चाहिए होगा अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसका पेंडिंग ड्यू है, ठीक है, फ्रॉम लोन्स टेकन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कोई लोन लिया है, अभी तक सेंटर को चुकाया नहीं अपना लोन, पेंडिंग है उसका ड्यू कुछ, ठीक है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंटर से। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ गारंटी फॉर स्टेट्स लोन, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही गारंटी दे रखा है स्टेट के लोन का, अगर स्टेट ने कहीं से भी लोन ले रखा है लेकिन अगर गारंटर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो फिर प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स टेक सेंटर्स परमिशन सिंस मोस्ट हैव पेंडिंग ड्यूज। तो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि हर सेंटर जो है स्टेट के पास आकर के परमिशन लेती है, क्योंकि ज़्यादा से मैक्सिमम स्टेट्स का जो है सेंटर के पास ड्यू पड़ा ही होता है, ठीक है। देन एक्सेप्शन टू परमिशन रूल, इसका क्या मतलब है कि जो है अगर
स्टेट जो है बोरो करेगी तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा सेंटर से, लेकिन एक्सेप्शन कब मिलेगा कि अगर स्टेट जो है ब्रीच कर देती है एफआरबीएम लिमिट को। एफआरबीएम लिमिट में क्या कहते हैं कि स्टेट का कितना होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, तो 3% होना चाहिए, लेकिन अगर वो एफआरबीएम लिमिट को ब्रीच करती है तो सेंटर की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एफआरबीएम को लिमिट को ब्रीच कर रही है, इसका क्या मतलब है कि स्टेट की फिस्कल हालात जो है क्या है, फिस्कल हालात अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, ठीक है। तो इस वजह से तब सेंटर की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन बोरोइंग लिमिट जो है 23-24 के लिए देखते हैं क्या है कि स्टेट जो है, स्टेट को अलाउ था कितना फिस्कल डेफिसिट करना, अप टू 3.5%, ठीक है। क्या है कि 3% जो है एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग और 0.5% जो है किसी भी एडिशनल चीज़ के लिए जो है सेंटर परमिशन दे सकती है। तो स्टेट ने कितना अलाउ है, स्टेट को 3.5% का जीएसडीपी उसको अलाउ है, ठीक है, कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना वो कर सकती है फिस्कल डेफिसिट, अप टू 3.5%, ठीक है। और इसमें से आउट ऑफ दिस 0.5% लिंक टू द पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेटा है, ठीक है। देन एक्सटर्नल बोरोइंग्स बाय स्टेट, तो पोस्ट 12th फाइनेंस कमीशन जो है उसके बाद हम क्या देखते हैं, फ्रॉम अप्रैल 1 2005 से, कि स्टेट ने एक्सटर्नली बोरो किया है। तो स्टेट तो एक्सटर्नली बोरो नहीं कर सकता है, तो कैसे, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और एडीबी से वाया बैक टू बैक मैकेनिज्म से यहाँ पे स्टेट ने बोरो किया है। और जो भी रिस्क ऑफ करेंसी और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस या इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये स्टेट के ऊपर ही पास होता है, ये सब स्टेट को ही बियर करना पड़ेगा। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है सॉवरिन गारंटी। इसी वजह से जो है इनको जो है क्या मिला है, डेथ मिला है एक्सटर्नल, और कर्ज जो है किसके नाम में है, इन द नेम ऑफ सेंटर, ठीक है। लेकिन जो भी इंटरेस्ट है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, ये सब स्टेट के पास है। तो इसी तरीके से स्टेट ने एक्सटर्नल बोरोइंग की है। बट ये याद रखना है, अगर आता है पॉलिटी में स्पेशली, क्या बोरोइंग स्टेट कर सकते हैं या नहीं, कहाँ से कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो आर्टिकल 293 के हिसाब से इन सारी चीज़ों को याद रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है हम देख सकते हैं, तो 22-23 में कितना 3.40% है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब टोटल जो है डेथ और लायबिलिटीज़ क्या है, इसको देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेथ, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, ठीक है, देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल डेथ और लायबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो इंटरनल कर्ज ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बोरोइंग कहाँ से किया गया है, वाया डेथ सिक्योरिटीज़ लाइक जो ट्रेजरी बिल्स है और डेटेड सिक्योरिटीज़ है, या फिर रेज किया गया है पैसा कहाँ से, मनी डोमेस्टिक मार्केट से, ठीक है। तो ये सारा जो अपने इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक मार्केट बोरोइंग्स, ठीक है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में पैसे को रेज किया गया है तो डोमेस्टिक मार्केट बोरोइंग कहा जाएगा। डेथ सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, ये सब क्या आता है, इंटरनल डेथ। तो ये सारा चीज़ जो है ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है, ठीक है। सो एक्सटर्नल डेथ अगर देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो एक्सटर्नल डेथ में क्या क्या आता है, बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर बाहर के गवर्नमेंट से लिया गया है, बायलेटरल या मल्टीलेटरल एजेंसीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी से, ठीक है। और इसमें जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी ऑल्सो इंक्लूड होता है, एफपीआई परचेज ऑफ जीसेक, ये भी इंक्लूड होता है कि जो है अगर एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अगर कुछ परचेज करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, तो ये भी जो है एक्सटर्नल डेथ में आता है, ठीक है। एफपीआई परचेज कहाँ आता है, तो एक्सटर्नल डेथ में आता है, ठीक। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़, ठीक है, ये नॉर्मल बोरोइंग नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का नॉर्मल बोरोइंग नहीं है, लेकिन जो भी फंड कलेक्ट हो रहा है पब्लिक के द्वारा, ठीक है, जो गवर्नमेंट होल्ड करती है ट्रस्ट में और उसको बाद में पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ है। जैसे कि पैसे कहाँ से, मनी फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन सब से। तो ये फंड जो है पार्क किया जाता है कहाँ पे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, और ये
नॉट यूज्ड फ्रीली लाइक टैक्स रेवेन्यू एंड हैव टू रिटर्न टू द पीपल, तो ये इसको वापस करना पड़ेगा। तो ये पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़ है गवर्नमेंट का, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो पैसे होते हैं तो गवर्नमेंट जो है इसको यूज़ कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इसको रीपे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बोरोइंग नहीं है। देन ऑफ बजट लायबिलिटीज़, तो ये क्या है कि ये लोन्स जो है किसके द्वारा लिया गया है, गवर्नमेंट ओन बॉडीज़। तो जो गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज़ है वो लोन ले रही है, जैसे FCI, REC एक्सेट्रा, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। और इवन दो दीज आर नॉट शोन इन द मेन बजट, और ये मेन बजट में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको पे करने का किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास ही रहता है। फिर इसको बाद में रीपे किया जाता है बजट के द्वारा, मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है। दिस इज़ लाइक द गवर्नमेंट बोरोइंग इनडायरेक्टली, तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली बोरोइंग है, ताकि जो है फिजिकल डेफिसिट जो है लो दिखे पेपर पे, ठीक है। तो ये ऑफ बजट लायबिलिटीज़ है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ओन बॉडी लोन दे रही है, ले रही है, ठीक है, और ये दिखाया नहीं जा रहा है मेन बजट में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही है। तो पब्लिक का कर्ज क्या हो गया, गवर्नमेंट का कर्ज, इंटरनल डेथ प्लस एक्सटर्नल डेथ इज इक्वल टू पब्लिक डेथ, ठीक है। और पब्लिक डेथ इज कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है इसका, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। सो पब्लिक डेथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डेथ मिला करके पब्लिक डेथ। तो सबसे ज़्यादा जो अगर गवर्नमेंट का कर्ज हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, गवर्नमेंट का बाहर से कम लेती है गवर्नमेंट, इंटरनल डेथ ही गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देन पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़ हम देख रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल डेथ जो है बहुत कम होता है, ठीक है। देन स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट डेथ, तो अभी का आप लेटेस्ट भी जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आप देख सकते हो कि अभी का लेटेस्ट क्या है। देन फीचर ऑफ पब्लिक डेथ, पब्लिक डेथ का फीचर अगर हम देखें तो मोस्टली पब्लिक डेथ जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे होता है, और फ्लोटिंग रेट पे जो है इंटरनल डेथ जो है कितना होता है, कितना है, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अकॉर्डिंग ओनली 1.7% ऑफ GDP। बेसिकली यहाँ से क्या बात याद रखा जा सकता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक डेथ जो है ज़्यादा है, ठीक है। देन एक्सटर्नल डेथ हमने देख लिया कि एक्सटर्नल डेथ जो है गवर्नमेंट का कितना है, सो कम होता है काफ़ी। तो एक्सटर्नल डेथ को किसे कहते हैं, तो डेथ ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, ठीक है। तो जो इंडियन रेसिडेंट कर्ज लेते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, नॉन रेसिडेंट से, वो एक्सटर्नल डेथ होता है। ये नहीं कि सिर्फ अगर गवर्नमेंट ही ले रही है बाहर से कहीं तो ही एक्सटर्नल डेथ के दायरे में आ रहा है, नहीं। अगर कोई कर्ज इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा लिया गया है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर बाहर से पैसे ले रही है, तो वो सारा कहाँ आ रहा है, एक्सटर्नल डेथ में आ रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि एक्सटर्नल डेथ जो है इंडिया का, ये कितना रहता है, ये कम रहता है, इंटरनल डेथ ही ज़्यादा रहता है। तो सॉवरेन डेथ कितना है, सॉवरेन डेथ मीन्स एक्सटर्नल डेथ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल डेथ को सॉवरेन डेथ भी कहते हैं, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अगर एक्सटर्नल डेथ होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही होगा, क्योंकि उनको तो बाहर से वो डेथ नहीं ले सकते, कर्ज वो उनको बाहर से नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वो अगर कोई एक्सटर्नल डेथ है भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। तो सॉवरेन डेथ में क्या क्या आता है, FPI, FII इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देन लोन्स अंडर बायलेटरल असिस्टेंस, देन लोन्स अंडर मल्टीलेटरल असिस्टेंस। तो ये सॉवरेन डेथ हो गया, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्या हो गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल कर्ज है। सॉवरेन का मतलब क्या हो गया कि कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेथ, कि ये गवर्नमेंट का कर्ज है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से है, तो ये FPI और FFI से फिर से देख लेते हैं, ठीक है। और देन लोन अंडर बायलेटरल असिस्टेंस एंड मल्टीलेटरल असिस्टेंस। देन अगर नॉन सॉवरेन डेथ देखें तो नॉन सॉवरेन डेथ में क्या आता है, कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग प्लस FII इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, FI का इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और NRI डिपॉजिट। तो ये हमने देखा सॉवरेन डेथ मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहाँ से ले रही है। और नॉन सॉवरेन अगर हम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3.9% है और यहाँ इनका कितना है 15.3%। तो ये हमने एक्सटर्नल डेथ देख लिया, ठीक है। देन अगर क्लासीफाई किया जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेथ, तो क्लासीफाई अगर इसको किया जाए तो शॉर्ट टर्म डेथ होता है, देन लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो 21.6% जो है टोटल एक्सटर्नल डेथ जो है शॉर्ट टर्म है और रेस्ट
जो है लॉन्ग टर्म है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट अगर देखें तो लार्जेस्ट कंपोनेंट कमर्शियल बोरोइंग का देखने के लिए मिलता है, और फिर सेकंड लार्जेस्ट जो है एनआरआई डिपॉजिट। तो सबसे ज़्यादा क्या एक्सटर्नल डेट में हम देखते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और फिर सेकंड लार्जेस्ट जो है एनआरआई का डिपॉजिट है इंडिया का एक्सटर्नल डेट में, ठीक है। देन अगर करेंसी कंपोजिशन देखें तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सबसे ज़्यादा इंडिया का कर्ज होता है, और इंडियन रुपी में 30%, और उसके अलावा यूएस डॉलर के बाद कुछ है तो एसडीआर में है, येन में है, यूरो में है, ठीक है। देन रुपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल डेट में क्या क्या इंक्लूड है, एफपीआई और एफआईआई बाइंग इंडियन बॉन्ड्स। तो अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एफआईआईज जो है क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं इंडियन बॉन्ड्स को, या अगर मसाला बॉन्ड जो है इशू किया जा रहा है अब्रॉड में आईएनआर में, ठीक है, और कुछ एनआरआई का डिपॉजिट अगर आईएनआर में है, तो ये सब रुपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल डेट है। देन अगर टाइप्स ऑफ असिस्टेंस देखें तो मल्टीलेटरल असिस्टेंस जैसे कि लोन्स जो है आईबीआरडी, आईडीए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से, या आईएफएडी से, एडीबी से, ओपेक वगैरह से। एंड बायलेटरल असिस्टेंस जैसे लोन्स कुछ कंट्रीज से, जापान, जर्मनी, यूएस, फ्रांस, रसिया, इन सब से, ठीक है। तो अगर हम देखें कि लोन फ्रॉम आईएमएफ काउंटेड अंदर अदर गवर्नमेंट डेट, तो लोन फ्रॉम आईएमएफ को कैसे काउंट किया जाता है, अदर गवर्नमेंट डेट की तरह, ठीक है। तो ये हमने सारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या सॉवरिन डेट, नॉन सॉवरिन डेट क्या है, सॉवरिन डेट को हम क्या कहते हैं, इज़ ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल डेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सटर्नल डेट है वो सॉवरिन डेट है, और उसके अलावा नॉन सॉवरिन डेट हमने देख लिया, कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग प्लस एफआईआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और एनआरआई का डिपॉजिट, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। देन इफेक्ट ऑफ करेंसी मूवमेंट, तो करेंसी मूवमेंट का क्या इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल डेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जनरली यूएस डॉलर में सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डेट है, ठीक है। व्हेन यूएस डॉलर एप्रिसिएट बिकम्स स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू आईएनआर, तो जब यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर हो जाता है आईएनआर से, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट टेक्स मोर आईएनआर टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर। तो अब अगर यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो गया तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आईएनआर लगेगा सेम जो है यूएस डॉलर के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या होगा कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है मोस्टली किस चीज़ में डिनोमिनेटेड है, यूएस डॉलर में, ठीक है। लोन ज़्यादातर डॉलर में लिया गया है। सो इफ़ मेजरिंग द एक्सटर्नल डेट इन डॉलर टर्म्स, ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर है तो सारा करेंसी तो वीक हो गया, अदर करेंसी जैसे कि यूरो और येन, ठीक है, तो डेट इन दोज करेंसीज बिकम स्मॉलर व्हेन कन्वर्टेड टू यूएस डॉलर। तो जो है ऐसा क्या लगता है देखने में कि जो कर्ज जो है, डेट जो है उन करेंसीज के सामने कि इन दोज करेंसीज बिकम स्मॉलर, ठीक है। कैसा लग रहा है कि हाँ अब हमारा डेट जो है कम हो गया है, ठीक है, जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज अगर आप कह रहे थे कि हमारा डेट अभी इतना यूएस डॉलर है, देन आप अगर यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है तो आप कहेंगे कि अब हमारा डेट इतना यूएस डॉलर है, ठीक है। तो हैंस टोटल एक्सटर्नल डेट अपीयर रिड्यूस्ड इन यूएस डॉलर टर्म। क्या लग रहा है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल कर्ज है, डेट है, ये क्या हो रहा है, कम जो है रिड्यूस हो गया है यूएस डॉलर टर्म्स में, ठीक है। इन शॉर्ट यूएस डॉलर का एप्रिशिएशन जो है क्या करता है, मेक नॉन डॉलर डेट लुक स्मॉलर, ठीक है। जो नॉन डॉलर डेट होता है, ठीक है, वो देख करके छोटा लगता है यूएस डॉलर की टर्म में। सो टोटल एक्सटर्नल डेट फॉल्स व्हेन मेजर्ड इन यूएस डॉलर। तो जितना एक्सटर्नल डेट है अगर हम किसी और करेंसी में मेज़र कर रहे हैं तो वो बड़ा लग रहा है, और यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो गया है तो हमारा क्या लग रहा है कि कम हो चुका है हमारा कर्ज, ठीक है। तो एप्रिशिएशन ऑफ यूएस डॉलर का मतलब ये हुआ कि इंडिया को पे तो ज़्यादा करना पड़ रहा है आईएनआर में, ठीक है, लेकिन जब मेज़र कर रहे हैं यूएस डॉलर के टर्म में, यूएस डॉलर के सामने, तो डेट जो है इन अदर करेंसीज लुक स्मॉलर, ठीक है। नेक्स्ट, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको समझते हैं। प्री 1997 से पहले क्या होता था कि डेफिसिट जो है डायरेक्ट जो है क्या होता था कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट किया जाता था। मतलब क्या होता था कि गवर्नमेंट फाइनेंस करती थी अपने डेफिसिट को, इशू करती थी एड हॉक ट्रेजरी बिल आरबीआई को,
ठीक है। और फिर आरबीआई क्या करते थे, प्रिंट करते थे करेंसी और गवर्नमेंट को दे देते थे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, क्रिएटेड डेट ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे कर्ज आ गया। और प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंस किया डेफिसिट, कैसे, बाय इशूइंग एडहॉक ट्रेजरी बिल टू आरबीआई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट प्रिंटिंग हुआ करेंसी का। लेकिन रिफॉर्म जो हुआ पोस्ट 1997 के बाद फिर क्या हुआ कि 1997 एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, और यहाँ पे स्टॉप किया गया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को और स्टार्ट किया गया वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम, ठीक है। गवर्नमेंट जो है टेम्परेरी एडवांस ले सकती है अगर मिसमैच होता है उनके रिसीट और पेमेंट में तो, लेकिन जो है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं कर सकती है, वेज और मीन्स एडवांस को यूज़ कर सकती है, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट 2003 में जो आया था, एफआरबीएम एक्ट ने क्या किया, प्रोहिबिट किया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि एफआरबीएम एक्ट क्या कह रहा है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं होना चाहिए, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आता है फिर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो रोल ऑफ आरबीआई आफ्टर 1997 कि आरबीआई का ऑपरेशन जो है अब जनरली किधर शिफ्ट हो गया, सेकेंडरी मार्केट की तरफ, वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन अब आरबीआई ज़्यादा करने लगे। ओएमओ को यूज़ किया जाने लगा किस लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, नॉट मेनली फॉर फंडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ गवर्नमेंट के मतलब बोरोइंग को, मतलब गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो उसको फंड करने के लिए, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को किस लिए यूज़ किया जाने लगा, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट का डेफिसिट हो गया, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को फंड चाहिए, ठीक है। देन व्हेन शुड गवर्नमेंट गो फॉर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, क्या कभी गवर्नमेंट को डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो अगर बैंक के पास लिक्विडिटी शॉर्टेज है, ठीक है, क्या है, बैंक के पास लिक्विडिटी शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स वुड वर्सन द लिक्विडिटी। अब क्या हो रहा है, अगर बैंक के पास खुद ही लिक्विडिटी नहीं है और गवर्नमेंट अगर दोबारा बैंक के पास ही लिक्विडिटी के लिए जा रही है, पैसे के लिए जा रही है, तो इससे हाईयर इंटरेस्ट रेट होगा। अगर हाईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और रिकवरी स्लो देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन बाय आरबीआई कैन बी कंसीडर्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है आरबीआई के द्वारा इसको कंसीडर जो है किया जा सकता है, लेकिन कब, अगर बैंक के पास भी लिक्विडिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है ना बैंक के पास है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है तब फिर गवर्नमेंट को बैंक से ही पहले बोरो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट मतलब क्या कि गवर्नमेंट का अगर ऐसा है कि खर्च ज़्यादा है, ठीक है, और जो है इनकम कम है और यहाँ पे डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा है, तो गवर्नमेंट जो है पहले क्या करती थी कि एडहॉक ट्रेजरी बिल इशू करती थी आरबीआई को और आरबीआई मनी प्रिंट करता था। तो इसमें क्या हो रहा है, मनी प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन पोस्ट 1997 के रिफॉर्म के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, वेज एंड मीन्स एडवांसेस को लाया गया। एफआरबीएम भी प्रोहिबिट करती है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को। और आरबीआई का क्या रोल है कि आरबीआई जो है, आरबीआई का ऑपरेशन अब जो है सेकेंडरी मार्केट में शिफ्ट हो गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करती है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं, गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट को फंड चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो क्या लिक्विडिटी के लिए जा सकते हैं, हाँ, बैंक लिक्विडिटी शॉर्टेज अगर जो है मोनेटाइजेशन डेफिसिट के लिए कब जा सकते हैं, अगर बैंक के पास लिक्विडिटी शॉर्टेज है तभी जा सकते हैं, ठीक है। और बैंक के पास अगर खुद ही लिक्विडिटी का फ्लश हो रखा है, बहुत सारा पैसा है, तो फिर डेफिसिट, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखें तो एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। अगर सरकार के पास पैसा है तो एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखें तो गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे अफेक्ट हो रहा है और इससे फिर रेटिंग्स में डाउनग्रेड हो सकता है, गवर्नमेंट की रेटिंग खराब हो सकती है और फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ गया, अब पैसा अगर आ रहा है मार्केट में ज़्यादा तो फिर से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, तो डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी भी देखने के लिए मिलेगा, तो इससे कैपिटल फ्लाइट हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा पैसा डेप्रिशिएट होता जा रहा है तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हो रहा था वो आउटफ्लो हो सकता है। ठीक है, और वीकेंस आरबीआई कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी, और आरबीआई का कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, और आरबीआई की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म रिस्क हम क्या देखते हैं कि अगर एक बार किया गया तो हो सकता है कि फ्यूचर गवर्नमेंट इसको रिपीटेडली यूज़ करे। ठीक है, क्योंकि ये तो ईजी फाइनेंसिंग टूल है, तो ये रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को क्या कहा जाता है कि नहीं, ये प्रिंटिंग अपने आप में ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। देन डायरेक्ट फाइनेंसिंग, नॉट डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, सो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है कि गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंस जो है रिसीट से ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल गैप हो गया। लेकिन इस फाइनेंशियल गैप को सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पैसे प्रिंट करके भर सकते हैं, और दूसरे मीन्स से भी भरा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट से बोरो करके, बैंक से, पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके इस डेफिसिट को फिल किया जा सकता है। ठीक है, बोरो अब्रॉड से किया जा सकता है, आरबीआई से किया जा सकता है बाय प्रिंटिंग मनी, डायरेक्ट मोनिटाइजेशन। ठीक है, और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है एक ऑप्शन है डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर, नॉट द ओनली वन। मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का बेसिकली मतलब है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का बेसिकली क्या मतलब हुआ, इसका बेसिकली मतलब हुआ कि मनी को प्रिंट करना। ठीक है, मनी प्रिंट किया जा रहा है इसमें। और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, सिर्फ मनी प्रिंटिंग ही एक ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मार्केट बोरोइंग, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये सारी चीज़ें जो है ऑप्शन में है। ठीक है, सिर्फ प्रिंटिंग मनी और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ही एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डायरेक्ट फाइनेंसिंग एंड जो नॉट डायरेक्ट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बीच में। ठीक है।